एक तो बोला कि तुम लोग निठल्ले और नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उसने पोलाइट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही बात बोली है, यही बात बोली है उसने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। टप है भुट्टो, जरदारी, बिलावल और ये सब लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सिर्फ खान समझता है। सारी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता नहीं लगता ये लोग आ रहे हैं और फौज इनके साथ लड़ नहीं पाती। और ये कि हमें हवाई जहाज भी बॉर्डर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का भी एक रेंज होता है 1500-2000 किलोमीटर फ्लाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यही बात जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इतने सालों से कह रहा हूं, लेकिन हर समय पाकिस्तानियों ने बोला भारत ने साजिश कर दी, भारत ने उनको एक साजिश का पता नहीं यहां पे क्या कुछ हार्डवायर हो रखा है दिमाग में, और उनको हर चीज लगती है कि भारत ने करी है। वो खुद की नालायकी छुपाने का भी एक तरीका है। ये देखिए, ये खबर है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है। जो चाइना का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसका नाम है एम्बेसडर नोंग रोंग। नोंग रोंग उसका नाम है एम्बेसडर का। ये एम्बेसडर ने, इसने बात करी पाकिस्तानियों से। एक मीटिंग हुई इनकी खास इस्लामाबाद में, मैं आपको बताता हूं। और ये जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, इन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं इसमें। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास आदमी ने, मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा, वो मीटिंग करा। साहब, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। नोंग रोंग ने पाकिस्तानियों को 2-3 बातें बोली। एक तो बोला कि तुम लोग निठल्ले और नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उसने पोलाइट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही बात बोली है, यही बात बोली है उसने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। दूसरी चीज, तुम लोग हमारी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। हम लोग यहां पे डेली मारे जा रहे हैं, चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कभी कहीं पे अटैक होता है, कहीं पे अटैक होता है, तुम लोग हमारी सेफ्टी गारंटी नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज, ओ भाई, जो हमने प्रोजेक्ट अप्रूव करे थे उनका हुआ क्या? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की चाइना कब से बात कर रहा है? एक तो इमरान खान ने आते ही रोक दिया सब कुछ, ठीक है। और एक हिसाब से इमरान खान, मैं इस बात पे इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। देखिए, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि, इनको पाकिस्तानी को मैं आपको बताता हूं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों, फिर मैं दूसरी खबर पे जाऊंगा। पाकिस्तानियों को एक झूठ बेचा गया, जैसे पाकिस्तान खुद एक झूठ बेचा गया पाकिस्तानियों को, वो मुल्क पूरा का पूरा, उसी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक झूठ बेचा गया। इसको 1 दशक से ऊपर हो गया, आज तक इस पेड़ में फल नहीं लगे। लेकिन पाकिस्तानियों को बोला यार, ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। एक बार सीपैक आ गया, फिर देखना इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया, ENDIA, इंडिया पीछे रह जाएगा। ओ भाई साहब, बाहर के लोग आएंगे पाकिस्तान की नागरिकता मांगने के लिए, शहरियत मांगने के लिए, सिटीजनशिप मांगने के लिए। जो पाकिस्तान के एम्बेसी है, वहां पे गोरों की लंबी लंबी कतारें लगी होंगी कि जनाब प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में आने दें आप प्लीज। पाकिस्तान वो जमीन जहां की मिट्टी बड़ी जरखेज है, जहां पे 12 किस्म के मौसम है साहब, जिसका बॉर्डर जर्मनी और जापान से मिलता है, वो पाकिस्तान। जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो पाकिस्तान। और ये सब इन्होंने ड्रामा करा। सीपैक हो गया फ्लॉप, और पाकिस्तानियों ने बोला इंडिया की साजिश है, इंडिया चाहता ही नहीं कि सीपैक हो। अरे इंडिया के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? इंडिया नहीं चाहता, आप चाहते हो। ये जो नोंग रोंग है, ये जो, इसका नाम ही ऐसा है कि नोंग रोंग, मतलब ये गलत काम कर ही नहीं सकता, ही कैन नॉट बी रोंग। नोंग रोंग क्या कहता है? चाइनीज एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर ये कहता है कि भैया, तुम लोगों को हमने जो चीजें बोली वो तुमने करी नहीं, ठीक है। जो हमने टारगेट दिए वो तुमने टारगेट मीट नहीं करे। यू हैव डन नथिंग फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मैं बता रहा हूं एक और चीज, इन लोगों ने पैसे भी खा लिए। इन्होंने 25-26 अरब डॉलर गड़क लिए चाइना पाकिस्तान। इन्होंने चाइनीज को चूना लगा दिया, पाकिस्तानी। ओ भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपके चरण कहां हैं प्रभु? चाइनीज को चूना लगाया, जो दुनिया को चूना लगाते हैं, पाकिस्तानियों ने उसकी जेब काट ली। 24-25 अरब डॉलर लेके फुर्र हो गए। अच्छा, ये जो है चाइनीज एम्बेसडर कहता है अनहेल्पफुल बिहेवियर ऑफ द कंट्रीज पावर रेगुलेटर टुवर्ड्स चाइनीज कंपनीज, ठीक है। जो पावर रेगुलेटर है, जो बिजली का वितरण करते हैं, वो उनका अनहेल्पफुल बिहेवियर, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे चाइनीज के साथ, पहली बात। दूसरी चीज है कि उसने बोला कि डिले इन पेमेंट टू द इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स एंड राइजिंग एक्सचेंज रेट। तो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं जो चाइना ने लगाए हैं, वो बिजली सप्लाई करते हैं, उनको पेमेंट नहीं आती। यानी कि चीनी कह रहे हैं कि भाई, हमने धंधा खोला है, हमें पैसा तो दो जो हमने तुम्हें सेल कराए। पाकिस्तानी कहता है इल्ले,
तुम आए, हमने हां बोला। तुमने वहां पे प्लांट लगाया, हमने हां बोला। तुमने बिजली बनाई, हमने हां बोला। तुमने लोगों के घर भेजी, हमने हां बोला। अब जब तुम पैसे मांग रहे हो, हम ना बोल रहे हैं। हम इतनी बार हां बोल दिया, एक आध ना तो तुम भी कोऑपरेट करो यार। ये पाकिस्तानियों का लॉजिक है कि हर चीज में हां बोला, अब तुम पैसे भी मांग रहे हो, ये सब नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों ने उनके पैसे नहीं दिए। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक रखा है। इमरान खान का यह कहना था कि ये स्कैम है, ये तो डाका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान खुद कई बार इमरान खान कह चुका है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। इमरान खान जब 3.5 पौने 4 साल प्रधानमंत्री था, उसने एक्चुअली ताला लगा रखा था इस पे। लेकिन अब ये शहबाज शरीफ लोग आ गए, अब लंदन में एक और फ्लैट चाहिए होगा, तो इन्होंने फिर से चाबी लगाई है। चाइना इनसे बड़ा गुस्सा है। खास तौर से अगर आप देखें, बलोचिस्तान में जो हक दो तहरीक है, वो वहां के लोगों की राइट्स के लिए, वहां के हुकूक जो लोगों के मारे जा रहे हैं खासतौर से चाइनीज की तरफ से, उसके खिलाफ हक दो तहरीक खड़ी हो गई है वहां पे। और वो कह रहे हैं कि साहब हमें ना ये जो शहद से मीठी और आसमान से ऊंची और ये सब जो तुम लोग झूठ बोलते हो इस चीज को लेके कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, भाई ये लुटेरों का गिरोह, इनको दूर करो। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ गया और ऑफिशियली चाइनीज एम्बेसडर ने बोला कि यार तुम लोग नालायक तो हुई, तुम चोर तो हुई और तुम ऊपर से काम भी नहीं करना चाहते, आलसी भी हो। तो उन्होंने हर तरीके से लताड़ा है पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके से। और जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश है, तो भाई देख लो तुम्हारे दोस्त हैं जो नोंग रोंग जो है जिसका नाम, वो दोस्त तुम्हारा क्या कह रहा है तुम्हें। दोस्तों, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद चौधरी उर्फ डब्बू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। उसने बोला कि यार ये लोग तो समझते ही नहीं है, ये लोग तो समझते ही नहीं हैं जो अभी करंट सेटअप है, भुट्टो, जरदारी, बिलावल और ये सब लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सिर्फ खान समझता है और अफगान सिर्फ खान की इज्जत करता है और किसी की इज्जत नहीं करता। जो अफगानिस्तान में जो अफगान बैठा है या जो तालिबान की रजीम बैठी है, वो सिर्फ इमरान खान की इज्जत करती है। ये जो हमारी पूरी पॉलिसी है हमने जो बनाई थी, जिससे अमन और शांति थी पाकिस्तान में, तालिबान अटैक नहीं कर रहा था, ये खान की वजह से अटैक नहीं कर रहा था, ये चूरन बेचा है अपने जो इसके अनपढ़ टाइप के हैं ना, 18, 19, 20, 23 साल के लौंडे लफाड़े जो हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ट्विटर पे, ये उनके लिए ज्ञान बांट रहा है। ओ भाई साहब, 15 अगस्त को तालिबान आया, ठीक है, 15 अगस्त को तालिबान आया, 16 अगस्त को उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जेल से छोड़ दिया। इमरान खान की सरकार कब गिरी आप बताइए? अप्रैल में चला गया इमरान खान, अप्रैल में चला गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद तो वैसे ही हमले शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, जबरदस्त किस्म के हमले शुरू हो गए थे। तो ये सब झूठ कि हमारी पॉलिसी, इनकी मैं बता रहा हूं कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। बस मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये चीफ मिनिस्टर बन जाए, बस यही इनकी पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने सब झूठ बोल रखा और अफगान इनसे शदीद नफरत करते हैं। ये मैं आपको आज ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जो अफगान है, आप तालिबान को छोड़ दें ना, तहरीक तालिबान को छोड़ दें, वो तो आर्म्ड है, उनके पास तो हथियार हैं। जो नॉर्मल अफगान किसान है, जो दुकानदार है, ठीक है, जिसकी मिठाई की दुकान है, जिसकी खाने की दुकान है, जिसकी कुछ कपड़े बेचने की दुकान है, जो रेड़ी लगाता है, वो पाकिस्तानियों को गाली देता है यार सड़क पे। वो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा मानते हैं और ये बात ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे। हमारी अफगान पॉलिसी, तुम्हारी तो अफगान पॉलिसी घुस गई है और इतनी बुरी घुस गई है कि ये तुम्हें अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। और जब इमरान खान था तब भी घुस के मारते थे। इतने समय शांति क्यों रही? इमरान खान का जो मैक्सिमम पीरियड था प्राइम मिनिस्टर, जिसकी एक गवाही दे रहे हैं कि साहब इमरान खान के समय बड़ी शांति थी, क्यों थी? क्योंकि वहां पे अमेरिकन थे, वहां पे तालिबान थे ही नहीं। अमेरिकन ने तालिबान के ऊपर दबाव डाल रखा था। अगर शहबाज शरीफ होता पावर पे उस वक्त और वहां पे फिर अमेरिकन होते काबुल में, तो फिर शांति होती। पाकिस्तान के ऊपर जो शांति हुई है, ज्यादातर जो शांति हुई है, इसलिए क्योंकि अमेरिकन ने दबाव बना रखा था वहां पे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन। इनको बड़ा मजा आया, अमेरिकन को हम ये कर देंगे, वो चले गए। फिर हमारे मुसलमान भाई, और मुसलमान भाइयों ने इनका कीमा बना दिया बुरी तरीके से, और मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का, ठीक है। अब इनकी ये नजरें चुराते चुराते भाग रहे हैं सब। ये खान की पॉलिसी, इसकी किसी की कोई कक पॉलिसी नहीं, इनको समझ ही नहीं है पॉलिसी की, अनपढ़ लोग हैं ये, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए, एक और कांड हो गया पाकिस्तान में जबरदस्त। 3 फौजी मारे गए। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पे अटैक हो गया। 3 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स वर मार्टर्ड इन दी
Aravali area of Khyber Pakhtunkhwa's Kurram district on Thursday during a gunfight with terrorists. यह मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कोट कर रहा हूं. आई एम कोटिंग देम. मैं उन्हीं का अखबार पढ़ के बता रहा हूं. और with terrorists, according to a press release from the military media wing, the statement issued by the Inter-Services Public Relations ISPR identified the martyrs as 42-year-old Subedar Shuja Muhammad from Khairpur, 32-year-old Naik Muhammad Ramzan from Khuzdar, and 30-year-old Sipahi Abdul Rahman from Sakkar. ठीक है जी. तो इसमें क्या है कि इसमें 2 आतंकवादी शायद मारे गए और 3 फौजी मारे गए. दोस्तों, पाकिस्तान में डेली के डेली अटैक हो रहे हैं. रोज के रोज वो लोग आ रहे हैं, ठोक रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं इनकी, और अपनी मर्जी से मारते हैं लोग. ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं यार, अरे बाबा आज कुछ प्लान करके चल, वो नहीं. वो कहते हैं यार आज शनिवार है यार, आज अच्छा दिन है, आज बुधवार है यार, आज ठोक कर आते हैं 4 लगाते हैं, 3 मारते हैं, वापस चले जाते हैं. और पाकिस्तानी फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज है, आपने सुना ही होगा हर पाकिस्तानी से, जो ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको पता नहीं लगता ये लोग आ रहे हैं, और फौज इनके साथ लड़ नहीं पाती. और ये टेररिस्ट इसमें से काफी तो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं पता कहां से क्या है, बस उनको हथियार चलाना आता है. वो पाकिस्तानी फौज को दुम्बे की तरह दौड़ा के सूत रहे हैं, पीट रहे हैं, डेली के डेली खून बहा रहे हैं. उन्होंने बोल दिया है कि अब हमारी जंग जो है वो जिहाद है, ठीक है, और हम तुम्हें मुसलमान बनाएंगे. ये मैं नहीं कह रहा, आप सोच रहे हैं मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं ना. ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बनाएंगे मुसलमान, ठीक है, हम तुम्हें सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है. अब रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं, तालिबान आ रहा है, अभी तालिबान सिखाएगा. तो इनमें बड़ी दहशत है, बड़ा खौफ है पाकिस्तानी फौज. अब लोग ये भी बता रहे हैं, मेरा एक दोस्त तो नहीं है, खैर जान पहचान वाला है, ही इज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इन कराची. वो कहता है कि कई ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट हैं पाकिस्तानी आर्मी में जहां पे हमें नहीं आने देते, लेकिन उसका एक रिश्तेदार है, ठीक है, ही हिमसेल्फ इज अ पंजाबी, ही लिव्स इन कराची. और ये बंदा कह रहा है कि ये चकवाल का ये बंदा ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चकवाल इन पाकिस्तान, तो आई थिंक चकवाल का रहने वाला है. तो ये बता रहा है कि कई ऐसी पोस्ट हैं जहां पे छोटी छोटी पोस्ट है, वहां पे डर के मारे बंदे पोस्ट से बाहर नहीं जाते, क्योंकि तालिबान पकड़ लेंगे, गर्दन काट देंगे. अब नौकरी है, क्या करें, घर वालों को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, माँ बाप को दवाइयां देनी है, क्या करें, तो चुपचाप भैया नौकरी कर रहे हैं डर के मारे. और पोस्ट से बाहर निकलने को इनकी जान बिल्कुल सूख जाती है कि साहब हमें बाहर नहीं जाना, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर ये लोग पोस्ट से बाहर नहीं जा रहे. इतना बुरा मामला वहां पे हो रखा है. रोज अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज. इसके अलावा दोस्तों 2 फौजी और इनके जख्मी हो गए. एक सुसाइड बॉम्बर ने एक सुसाइड अटैक कर दिया वजीरिस्तान में, 2 फौजी जख्मी हो गए. आप देख लीजिए पिछले 24 घंटे में 2 अटैक हुए हैं, जिसमें कई फौजी जख्मी हो गए, 3 मारे गए. ये डेली का काम है. सुसाइड बॉम्ब उसने लगा के अपनी गाड़ी में उसने ठोक दी. ये इट वॉज अ व्हीकल बॉर्न अटैक. ये देखिए मैं कोट कर रहा हूं आपको. इट वॉज अ व्हीकल बॉर्न अटैक. द सुसाइड बॉम्बर रैम्ड द एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल इनटू द वॉल ऑफ द चेक पोस्ट इन मिराली. मिराली जगह है वजीरिस्तान में. यहां पे उसने अपनी गाड़ी ठोक दी चेक पोस्ट के अंदर, और काफी फौजी जख्मी हो गए, घायल हो गए, और ये एक सुसाइड अटैक था. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा तुम डरपोक अपनी पोस्ट से नहीं निकलोगे, हम तुम्हारी पोस्ट के अंदर घुस के मारेंगे. तो उसने गाड़ी ठोक दी. अब दीवार में लगी होगी गाड़ी, तो कुछ लोगों को चोट लग गई. अगर वो अंदर आ जाता पोस्ट के और वहां पे बम फाड़ता तो फिर जाने जाती वहां पे. तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो अपने लोगों को सुसाइड वेस्ट पहन के और आत्मघाती जो होते हैं लोग, वो भेज रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए. और रोज आ रहे हैं, रोज सुसाइड अटैक्स. ये शुरू हो गया सिलसिला पाकिस्तान में बड़ा तेज. और ये पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की फिर तेरी गलती नहीं, तेरी गलती, तेरी, किसी की नजर ही नहीं है यहां पे. सबकी नजर है कि IMF से पैसा आएगा तो हम इतना चुरा लेंगे. वो इमरान खान कह रहा है अगर मेरे पास पैसा आएगा मैं एक और शादी कर लूंगा. लोगों के पास अपने इंटरेस्ट इनके फिक्स्ड हैं, इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से. बस ये मेरा पैसा, ये मैं एक और शादी कर लूं, ये मैं घड़ियां बेच दूं, बस. दिस इज ऑल दैट शहबाज शरीफ इज डूइंग, इमरान खान इज डूइंग. ठीक है साहब, ये स्टोरी हो गई. एक और स्टोरी है बड़ी तगड़ी, मैं आपको बताता हूं. इस पर जरा थोड़ा सा तफसील से बात हो जाए यार, डिटेल में बात हो जाए. जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको पता ही है कि मॉस्कोवा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये एक रशियन और एक इंडियन रिवर का बीच में इन्होंने नाम ब्रह्मोस वहां से आता है. और ये जो मिसाइल है वो बड़ी तगड़ी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल. तो ब्रह्मोस मिसाइल तो
आर्मी के पास भी, नेवी के पास भी, एयरफोर्स के पास भी। अब एयरफोर्स ने क्या करा? एयरफोर्स ने काम करा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें काम एयरफोर्स ने करा, जो मेन वर्क था। उसमें बाकी डीआरडीओ भी इन्वॉल्व था, उसमें कई लोग और भी इन्वॉल्व थे, लेकिन हाँ, एचएएल भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इन्वॉल्व था। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इन्होंने डाली सुखोई पे। जो सुखोई फाइटर आपने सुना ही होगा, सुखोई। तो सुखोई फाइटर जो है, सुखोई फाइटर के उन्होंने डाला 30 MKI, और उसके ऊपर डाल के इन्होंने बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये मिसाइल फायर करी है दोस्तों। ये जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर इन्होंने मिसाइल फायर करी है, तो ये कहता है कि जो पहले मिसाइल का रेंज था वो तकरीबन 290 था। 290 के मिसाइल के रेंज को इन्होंने बढ़ाकर 400 प्लस कर दिया। आप समझ रहे हैं? यानी कि हवाई जहाज पे लगेगी वो मिसाइल, या आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये मिसाइल है। अब ये मिसाइल जो 290 तक ही जाती थी, इसका 100-125 किलोमीटर रेंज और एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? जो डिस्टेंस होता है ना जिस पे मिसाइल जा सकती है, खासतौर से हम एयरफोर्स की अगर बात करें, तो आप ये देखिए कि एयरफोर्स, आपको अभिनंदन के एयरक्राफ्ट की बात याद ही होगी आपको, कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट इसीलिए मार गिराया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस गया था वो अभिनंदन ने, जबकि उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी हवाई जहाज थे वहां पे। उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए घुस गया वो पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके एयरक्राफ्ट में मिसाइल लगी, फिर वो कैप्चर हुआ, फिर डर के मारे, जिसमें पसीना भी आ रहा था और टांगे भी कांप रही थी, वो पाकिस्तानियों को उसको छोड़ना पड़ा। फिर अभिनंदन को हम वापस ले आए, हीरो है हमारा। यही इन्होंने अब क्या करा है, ये जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, राइट, वो इंडिया के पास है, रशियन एयरक्राफ्ट है, जबरदस्त। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, उसके अंदर ये ब्रह्मोस मिसाइल जो लगाई है। अब 400, 450, 450 किलोमीटर के रेंज का क्या मतलब है? यानी कि अगर इंडिया को इस्लामाबाद में ब्रह्मोस मारनी है हवाई जहाज से, मैं एक हवाई जहाज की बात कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट से। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा, ठीक है, जम्मू में है वो, श्रीनगर की बात नहीं कर रहा मैं, जम्मू की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा और एक लेवल पे चला जाएगा। जम्मू के ऊपर ही उड़ रहा है वो फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, वो कहीं पाकिस्तान की ओर नहीं गया, वो जम्मू के ऊपर। और जम्मू सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा। उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका बॉर्डर है उसके अंदर प्लेन ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जम्मू के ऊपर ही बैठे बैठे वहीं से फायर करेगा, वहीं से इस्लामाबाद में टारगेट गायब। इसलिए पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। अब जो आपके चाइना के अंदर टारगेट हैं या पाकिस्तान के अंदर टारगेट हैं, अगर वो 400, 450, 450 किलोमीटर की जद में हैं, तो हमारे पायलट्स को चीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पायलट्स को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, भारत में रहते रहते ही वो उन मुल्कों में मिसाइल फायर कर सकते हैं हवाई जहाज से। पहली बात ये, इसका क्या मतलब है कि हमें हवाई जहाज भी बॉर्डर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का भी एक रेंज होता है, 1500-2000 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है ये हवाई जहाज जो है ये कहीं और हो, ये ग्वालियर में हो, ये कहीं और पीछे हो, वो उड़ के जाएगा और जम्मू के ऊपर जाके फायर करेगा और जम्मू से ही वापस ले लेगा, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड इसकी मैक 3 लगभग, यानी कि ध्वनि की गति जो है स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चलता है ब्रह्मोस। और इतना कारगर है कि जहां पे निशाना लगा दिया ये वहीं पे जाएगा। एयरक्राफ्ट को वहां पे रहने की जरूरत नहीं, एयरक्राफ्ट ने फायर करा, एयरक्राफ्ट वापस, ये खुद अपना निशाना ढूंढते ढूंढते ढूंढते, टारगेट ढूंढते वहीं पे जाके एक्सप्लोड करेगा और दुश्मन की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, जिसके खिलाफ भी टारगेट है, उसको मार गिराएगा। तो ये बहुत जबरदस्त एक चीज है। इसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है 500 किलोमीटर से ज्यादा। अब वो जब होगा तब होगा, आज की तारीख में ये सक्सेसफुल हो गया है और एयरफोर्स को दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारे जो वेपन सिस्टम्स है ना, बहुत जबरदस्त, जिसको कह रहे हैं कि वो इंप्रूव हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री इन द हैंड्स ऑफ द एयरफोर्स। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस आप देखिए ना, कहां से फायर कर रहा है बंदा। हमारा पायलट जो है वो कहां से एयरक्राफ्ट फायर कर रहा है, कह रहा है जम्मू के ऊपर से फायर करूंगा, जम्मू के ऊपर से। आप ये देख लीजिए कि चंडीगढ़ चंदी मंदिर का एरिया, वहां से मिसाइल फायर करेगा डायरेक्टली, यू कैन हिट लाहौर, चंडीगढ़ के ऊपर से
एयरफोर्स का जहाज वहीं से मारेगा, वहीं से लाहौर गायब। पूरा लाहौर नहीं, मतलब इट्स अ फॉर अ बिल्डिंग और फॉर अ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, जो भी उनका कोई बेस है वहां से। अब गुजरात में हमारा एयरफोर्स का बेस है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में एयरफोर्स बेस है, हमारा हवाई जहाज गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, ठीक है, गुजरात भारत में, गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, वहां से ये ब्रह्मोस मिसाइल एयरक्राफ्ट से फायर करी हुई, इट कैन हिट 5 कोर कराची। 5 कोर हेडक्वार्टर है कराची के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी का, हिट 5 कोर कराची हेडक्वार्टर्स। तो ये सारी की सारी हमारे एयरफोर्स के जद में आ रहे हैं, एयरफोर्स की इन मिसाइल्स के। और मुझे लगता है कि हमें साइंटिस्ट को और हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है, और इसको बढ़ा रहे हैं और इसका रेंज बढ़ा रहे हैं। हमारी आर्टिलरी गन्स में भी हो रहा है। आर्टिलरी गन्स नई नई ऐसी गन्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास रॉकेट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिससे फिर वो, जैसे कि एक जमाने में कहते थे 20-30 किलोमीटर बहुत होता है ना, बोफोर्स एक टाइम पे आपने सुना, या कारगिल की लड़ाई में बड़ा जबरदस्त काम करा है बोफोर्स। अब तो ऐसे ऐसे वेपन्स आ गए हैं कि आर्टिलरी गन्स, artillery rockets, which are part of the regiment of artillery, they are able to shoot above 80 kilometers, above 100 kilometers. Accurate, जबरदस्त, not the dumb type of scuds जो होते हैं ना, स्कड मिसाइल टाइप के डम वाला मामला नहीं है, स्मार्ट वेपन्स। तो ये लेटेस्ट और इंडिया में बन रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। एक हिंदुस्तानी का बनाया हुआ एक हिंदुस्तानी हथियार जो दुनिया में तहलका मचा रहा है, और यही हमें चाहिए था दोस्तों। आपको पता है जो बाइडेन का कमेंट आया था कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम वी विल सपोर्ट ताइवान, और इसमें हम कूद पड़ेंगे। तो यार ये चीज़ है। अब अमेरिका ने जो कहा था, अमेरिका उसको पूरा कर रहा है। और 2-3 चीज़ें हैं जिसपे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसपे अमेरिका ने बहुत काम करा है। एक तो वो कह रहा है कि जो एंटी टैंक सिस्टम है, हम एंटी टैंक सिस्टम्स देंगे। और ये एंटी टैंक सिस्टम्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये देखिए मेरे नोट्स में है, ये एंटी टैंक सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये वॉल्केनो सिस्टम है। ये एंटी टैंक और एंटी पर्सनल जो माइन होती है ना, राइट, क्योंकि जब हमने माइनिंग सीखी थी फौज में, अब हमने तो बहुत पहले सीखी थी, तो हम तो हाथ से जाके उसको लगाते थे, हमने लगाई भी हैं। तो एक्सरसाइज होती थी, हम हाथ से जाके ना माइंस लगाते थे हाथ से। ये जो वॉल्केनो सिस्टम है अमेरिका का, तो यार ये जो वॉल्केनो सिस्टम है दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉस्ट है, इसमें क्या बताता है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 180 मिलियन, $180 मिलियन, कोई ज्यादा नहीं है। इट इज केपेबल ऑफ स्कैटरिंग एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल माइन फ्रॉम ईदर ग्राउंड व्हीकल और हेलीकॉप्टर। बेसिकली क्या है कि एक गाड़ी है इसके, ये अपने आप गाड़ती चली जाती है, आप कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, या फिर हेलीकॉप्टर से ये सक्षम है सिस्टम कि आप ऊपर से छोड़ते रहिए और माइंस अपनी जगह पकड़ती रहेंगी। ये सिस्टम वॉल्केनो का है, ये अमेरिका इसको ताइवान को दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ना 15, 20, 25 हमें भी वॉल्केनो खरीद लेने चाहिए अमेरिका से, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पे चाइनीज हैं, आप वहां पे आइए और पूरा उसको हेविली माइन कर दीजिए, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जिसको हम समझते हैं परसेप्शनल है ना, वो समझते हैं अलग, हम समझते हैं जो हम समझते हैं, वहां पे पूरा का पूरा एक 2-3 लेयर माइंस की बिछा दीजिए, फिर देखते हैं इनके टैंक कैसे आते हैं और उनके बंदे कैसे आते हैं। जस्ट माइन इट, ये करना जरूरी है। मुझे लगता है वॉल्केनो सिस्टम जो है ताइवान के लिए बड़ा कारगर होगा। अमेरिका उनको ये देने का अमेरिका ने फैसला कर दिया। अब अगर चाइनीज आते हैं तो ये मारे जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने के बाद 5.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, और देखिए 1 मिलियन का इरादा है, देखिए कब होता है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जल्दी हो जाएगा। वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद और वंदे मातरम।